हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट थर्ड का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 6 अपने पास नाभिकीय विकिरणों का पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया। मतलब ये हो गया कि जब न्यूक्लियर रेडिएशंस है किसी पदार्थ में जाती है अंदर, तो उसके साथ किस तरह की इंटरेक्शन करती है उसको अपन देखेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है पदार्थ में भारी आवेशित कणों की ऊर्जा हानि, बोर सूत्र। ऑब्वियसली अपन ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई रेडिएशन किसी पदार्थ में एंटर हुई, एंटर होने के बाद में उसका डिक्रीमेंट चालू हो जाएगा, मतलब उस घटने लग जाएगी कंटिन्यू। ठीक है, तो उसकी ऊर्जा में एक तरह से अपन क्या करेंगे, ऊर्जा हानि होगी। तो वो उस ऊर्जा हानि का लेंथ के साथ में, डेप्थ के साथ में क्या रिलेशन है वो अपन डिराइव करेंगे आज। ठीक है, तो पदार्थ में भारी आवेशित कणों की ऊर्जा हानि, इसको बोर सूत्र के द्वारा बोर सूत्र भी कहा जाता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए समझो थोड़ा सा, जैसे एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, एक एटम की दूसरे एटम के साथ ही कोलिजन कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पदार्थ होगा, उसमें कोई भी मटेरियल अगर अपन लेंगे, द्रव्य पदार्थ अपन लेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एटम ही होंगे अपने पास। तो एक एटम की दूसरे एटम के साथ अपन कोलिजन करेंगे। अब उसमें सबसे पहले मैं क्या मान के चल रहा हूं कि जिस पदार्थ के ऊपर विकिरण आ रहे हैं, ठीक है, जिस द्रव्य के ऊपर विकिरण आ रहे हैं, उसको अपन एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके चलते हैं। बाद में उसके अंदर अपन उसका एटॉमिक नंबर वगैरह वो भी कंसिडर करेंगे, बट इनिशियली अपन क्या मान के चल रहे हैं कि कोई पदार्थ है, ठीक है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास। तो अपन ये मान के चलते हैं कि द्रव्य माध्यम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे इस पे अपन ने कोई रेडिएशन डाली, ठीक है, जब अपन इसके ऊपर कोई रेडिएशन डाल रहे हैं तो कोई ना कोई एक परमाणु, जैसे जो रेडिएशन वाला अपने पास एटम है, ठीक है, उसका मान लो एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अपन मान लेते हैं Z। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक प्लस ZE आवेश का, ठीक है, कोई परमाणु कह दो चाहे कोई पार्टिकल कह दो, टक्कर के ये आ रहा है। अब ये इस तरह से आता है और इस तरह से आगे निकल जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, ठीक है, यहां से अपन ये मान के, ऑब्वियसली इसको टच नहीं करेगा, अपन ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो कोलिजन हो रही है वो इसमें रेडिएशन आर पार हो रही है, अपन ये कह देंगे। ठीक है, मतलब इनके साथ ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके साथ कोलिजन जरूर होगी, बट अपन जैसे इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन टच में नहीं आएगा, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी टाइम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे ए पोजीशन के ऊपर था, ठीक है, और यहाँ से जो उसकी दूरी थी वो अपन मान लेते हैं आर दूरी थी, और जो एंगल था अपने पास थीटा था। ठीक है, फिर ये जो ZE है इसके पास में आएगा, ठीक है, ये मान लो आप पॉइंट O मान लो, और जो A से O के बीच की जो दूरी है ये अपन मान लेते हैं कितनी है, ये अक्स मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये इसके पास में आएगा। अब ये जो दूरी होगी ये होगी इस इलेक्ट्रॉन की और इस चार्ज पार्टिकल के बीच की निकटतम पहुंच की दूरी। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे B के द्वारा। इस B को अपन इंपैक्ट पैरामीटर, संघट प्राचल भी कहते हैं। ठीक है, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सॉरी जो प्लस ZE है, चार्ज पार्टिकल है, अपन ये मान लेते हैं कि ये V वेग से आ रहा है और ये V वेग से ही इस साइड सीधा निकल गया। ठीक है, अब बेसिकली दो चार्ज पार्टिकल है, तो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो कूलॉम इंटरेक्शन होती है, मतलब उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कूलॉम फोर्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि जो कूलॉम फोर्स होता है बेसिकली किस प्रकार से है उसको समझे अपन। तो जब मान लो ये r दूरी के ऊपर है, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अपन ये मान के चलते हैं कि जो फोर्स होगा वो F अपन ने मान लिया। ठीक है, इस F के अपने पास दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक तो अपने पास कंपोनेंट ये हो जाएगा जो F अक्स डायरेक्शन में होगा, एक अपने पास कंपोनेंट ये हो जाएगा जो F वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पे आ गया, अच्छा पहले अगर अपने यहाँ लिखें कि जब ये इतनी डिस्टेंस पर r दूरी के ऊपर है तो उस केस में अपने पास क्या फोर्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स का वैल्यू लिखूं कि मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पार्टिकल आवेशित कण द्वारा लगाया गया बल, अगर अपन लिखें इलेक्ट्रॉन पर आवेशित कण द्वारा
लगाया गया कूलॉम बल, इसकी अगर अपन बात करें, ठीक है, तो F कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपने पास होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास फोर्स का वैल्यू होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एक तो अपने पास कितना आ जाएगा ZE और एक आ जाएगा अपने पास E, और दूरी कितनी अपने पास आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास कूलॉम फोर्स आ गया, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब, अच्छा ये एफ वाई वाला कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो जो एफ एक्स होगा वो तो अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ कोस थीटा, और एफ आ जाएगा एफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं कि इस जो चार्ज पार्टिकल ये आ रहा है पदार्थ के अंदर, रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है टक्कर करते टाइम, इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है इसमें कोई चेंज नहीं आता, अपन ये मान के चलते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ी से निकल गया ये, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, सपोज जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से ही अक्स दूरी पे होगा, यहाँ से ही अक्स दूरी पर और होगा, तो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे भी अपने पास एक फोर्स लगेगा इस तरह से, ठीक है। ये फोर्स लगेगा तो अगेन इसके ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ कोस थीटा और एक अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका कोई योगदान नहीं होगा कोलिजन के अंदर। मतलब जो ये चार्ज पार्टिकल है बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई रेडिएशन किसी पदार्थ में किसी द्रव्य माध्यम में एंटर करती है तो वो उसका डिक्रीमेंट क्यों होता है, क्योंकि वो उन चार्ज पार्टिकल के साथ टक्कर करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है, स्थानांतरित कर देती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम भी कर सकती है, फिर मोमेंटम से अपन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही बात हो रही है कि जो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा वो इस डायरेक्शन में ना होकर सिर्फ इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लंबवत दिशा के अंदर ही संवेग का स्थानांतरण होगा, अपनी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं जाएगा इस कंपोनेंट का, ठीक है। तो अब मैं जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात पूछूं कि यहाँ पे जो नेट फोर्स अपन लिखेंगे, तो जो अपने पास नेट फोर्स आएगा वो सिर्फ कौन सा आएगा, एफ ऑफ साइन थीटा, ये अपने पास नेट फोर्स आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कितना संवेग देगा, इसको अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया गया कुल संवेग, ये अपन लिखिए। तो अपने पास एक नियम होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ होगा कि F इक्वस टू अपने पास होता है डी पी बाई डी टी, रफली लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो डी पी बाई डी टी अपने पास होता है, तो यहाँ से अगर अपन डी पी निकालें कितना जाएगा F डी टी, इसको अपन इम्पल्स भी कहते हैं, आवेग भी कहते हैं इसको अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर अपन P निकालें तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे F डी टी का, ठीक है। तो यहाँ पे T क्या है, ये T आ जाएगा कि कितने समय तक यहाँ पे जो पार्टिकल है वो टच में रहा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन लिखें P को, तो P कितना आ जाएगा F ऑफ वाई डी टी, और माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, चार्ज पार्टिकल उधर से आ रहा है इधर से निकल गया, अपन ये मान के चलेंगे, ठीक है। एफ वाई का वैल्यू पुट कर दो, तो P इक्वस टू एफ साइन थीटा, एफ का वैल्यू पुट करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R² साइन थीटा डी टी, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इनके जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनमें चेंज करेंगे, मतलब R को T को इनकी टर्म में अक्स को इनको चेंज करेंगे अपन, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब देखो इसमें किस तरह से क्या होगा उसको समझते हैं।
हाँ, यहाँ अगर अपन बात करें, ठीक है, पहले अपन आर और थीटा, अपने को ये पूरा इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ थीटा में लेके जाना है, पूरा का कंप्लीट इंटीग्रल अपने को थीटा के अंदर लेके जाना है, ठीक है। अपन ये मान के चलें कि चार्ज आवेशित कण को ए से ओ तक आने में टी समय लगता है, ठीक है, या उससे पहले आर की वैल्यू निकालने अपन, देखो आर, बी और थीटा, अगर अपन यहाँ रिलेशन देखें तो अपने पास जो साइन थीटा होता है, ठीक है, तो यहाँ से लिखूँ मैं, जो साइन थीटा अपने पास होगा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो ये थीटा है तो बी अपॉन आर। यहाँ से अगर अपन देखें आर का वैल्यू तो आर इक्वल्स टू बी अपॉन साइन थीटा, या फिर आर इक्वल्स टू बी कोसेक थीटा, ये तो अपने पास आ गया आर का वैल्यू, ठीक है। इसको कुछ नंबर दे देते हैं, इसको नंबर लगा दो आप 2, ठीक है, इसको लगा दो 3a। अब यहाँ अपन बात करें कि अपन ये मान के चलते हैं कि आवेशित कण को ए से ओ तक आने में टी समय लगता है, ठीक है, कि माना आवेशित कण को ए से ओ तक आने में टी समय लगता है। अगर ये टी टाइम ले रहा है तो अक्ष दूरी जो होगी अपन क्या कह सकते हैं, अक्ष इक्वल्स टू वी इंटू टी, ये अपन कह सकते हैं। अब यहां से अपने पास होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब अपने पास क्या आ गया बी, और आधार कितना आ गया अपने पास अक्ष, तो यहां से अक्ष का वैल्यू कितना आ गया बी अपॉन टेन थीटा, या फिर अपन क्या कह सकते हैं अक्ष इक्वल्स टू बी कोट थीटा, और इसी को किसके को लिख सकते हैं अपन v इंटू टी के, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप dt निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, तो यहाँ पे अगर t लिखे हैं अपन t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b अपॉन v कोट थीटा, और अगर मुझे यहाँ से dt निकालना है तो b अपॉन v तो कांस्टेंट रहेगा, कोट का अवकलन कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये अपने पास आ गई थर्ड बी इक्वेशन, ठीक है। अब अपन थर्ड ए को थर्ड बी को, ठीक है, इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुट इक्वेशन थर्ड ए एंड थर्ड बी इन इक्वेशन 2, ठीक है। यहां अगर अपन यहां पुट करते हैं इसमें तो रिजल्ट देखो, तो अपने पास p इक्वल्स टू, अभी लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी, तो लिमिट देखते हैं कितनी क्या चेंज होती है, 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू ये रहा, तो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज इंटू डी टी का ये रहा वैल्यू अपने पास, तो बी अपॉन वी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर अपन काटापीटी करें यहाँ पर तो देखो कोसेक स्क्वायर से एक कोसेक स्क्वायर कैंसिल आउट, एक बी से एक बी कैंसिल आउट, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो दिस इंप्लाइज p इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 bv साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट देखें अपन यहाँ पर, तो लिमिट अब अगर सपोज जो ये ए कण है, ए पॉइंट है अपना काफ़ी दूर हो जाए, तो जो ये पार्टिकल काफ़ी इस तरह से आ जाएगी, फ्री कंडीशन ये ऐसे बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और ये प्लस जेड यहाँ पे होगा, ये अपना थीटा होगा, तो जो थीटा होगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में जो थीटा मतलब काफ़ी दूर चला गया, तो उस केस में थीटा कितना बन जाएगा पाई, तो अपन क्या कह सकते हैं इसकी जो लिमिट आएगी 0 से पाई, अपने पास ये लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट वाली ये पूरी कांस्टेंट है, इसको ले लो आप बाहर इंटीग्रेशन के, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 बी वी, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अपने पास होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है, 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट करो, जब अपन 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू अपने पास आता है 2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो p आएगा कितना आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन
2πε0 ये अपने पास वैल्यू आएगी। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है जेड ई वो एक मोमेंटम को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको नंबर लगा दो आप 4। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो चार्ज पार्टिकल जेड ई है वो एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, संवेग स्थानांतरण कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके साथ साथ एनर्जी भी देगा। ठीक है, अब कितनी क्या एनर्जी देगा वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो उसको भी देखो। तो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर बंद कर रहा हूँ इसको मैं, नोट कर लो आप लोग। हाँ, तो अभी इसमें अपन ने क्या देखा कि जो अपना आवेशित कण है जेड ई प्लस जेड ई वो एक इलेक्ट्रॉन को इतना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब इसमें अपन देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी देगा वो। तो अपन अगर यहाँ बात करें कि कण द्वारा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण की गई गतिज ऊर्जा, कण द्वारा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की अगर अपन यहाँ बात करें, ठीक है, तो T मान लो, तो कितना हो जाएगा, अपने पास होती है p²/2m। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू पुट करें इसमें p की, तो 1/2m एज इट इज ZE² 2πε0 bv का होल स्क्वायर। दिस मच ऑफ एनर्जी विल ट्रांसफर द चार्ज पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर 5। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर एनर्जी है। ठीक है, अभी जिस माध्यम में, जिस द्रव्य माध्यम में विकिरण आ रही है या चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उस द्रव्य माध्यम में अगर अपन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनकी संख्या ज्ञात करेंगे, और फिर लेंथ के साथ में, दूरी के साथ में एनर्जी में किस प्रकार से हानि होती है उसको अगर अपन ज्ञात करें, तो इसके लिए अपन क्या कंसिडर करके चल रहे हैं कि अब यहाँ अगर अपन देखें तो अब आप खुद सोचो, जैसे यहाँ पे जो रेंज आई बी आई, ठीक है, तो अपने पास एक बी की भी एक रेंज होगी, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एक रेंज होगी। कि मिनिमम मतलब ये हो गया कि उससे कम दूरी के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और मैक्सिमम का मतलब ये हो गया उससे ज़्यादा की दूरी पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, मतलब बी मिनिमम से बी मैक्सिमम एक रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उसके लिए अगर अपन यहाँ बात करें तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेलनाकार कोश सिलेंड्रिकल शेल की कल्पना करते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पर तो किस तरह से। ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल शेल है। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल शेल की जो लंबाई वगैरह है, जो रेडियस वगैरह है, ये अपन मान लेते हैं इसकी जो ये रेडियस है b है, और ये जो है वो अपन मान लेते हैं db। ठीक है, और इतना भरा हुआ है ये सेल ये है, तो इसकी मोटाई इतनी ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन अपन इस तरह से मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी ये अपने पास कितनी हो जाएगी, ये अपने पास हो जाएगी b + db, और इसकी जो लेंथ है वो अपन मान लेते हैं कितनी dx, ये अपन यहाँ पे इसकी लेंथ मान लेते हैं। तो अगर मैं तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि ये जो सिलेंड्रिकल शेल है इसका कितना वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर एनर्जी इतनी है, तो जितनी संख्या आएगी उतने इलेक्ट्रॉन्स को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको बी मिनिमम से बी मैक्सिमम तक अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका आयतन निकालूं, मतलब सिलेंड्रिकल बेलनाकार कोश का आयतन मैं निकालूं, यहाँ पर बेलनाकार कोश का आयतन। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया इंटू इसकी मोटाई। तो सरफेस एरिया कितना होता है 2πb dx, और मोटाई कितनी होगी इसकी dp। ये अपने पास आ गया इसका आयतन। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से निकालेंगे। तो अपन ये मान के चलते हैं कि माना कि अपने पास जो n है, ठीक है, वो अपने पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें कितना आ जाएगा, n इंटू वॉल्यूम। तो मान लो मैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैपिटल N मान के चल रहा हूं एक बार, तो कैपिटल N इक्वल्स टू N और वॉल्यूम कितना है 2 पाई b dB dx। ये अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर एनर्जी इतनी थी, तो कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर एनर्जी अपन यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे जैसे जनरली लिखूं मैं कि बेलनाकार कोश में सभी इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, बेलनाकार कोश में सभी इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, उसकी अगर अपन यहां बात करें तो बराबर कितना आ जाएगा, n इंटू दिस, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करें कितना क्या रह जाएगा ये, तो n 2 पाई b dB dx इंटू 1/2m, स्क्वायर को ओपन करो, z स्क्वायर E4 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर b स्क्वायर v स्क्वायर, ये अपने पास रहेगा। ठीक है, अब यहाँ काटापीटी करें, देखो 2 पाई है तो ये गया और 2 यहाँ से काट दो। इसके अलावा एक b कैंसिल हो रहा है, ये b कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं होगा कैंसिल, इतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया, अब इसकी जरूरत नहीं है अपने को, इसको हटा देता हूं मैं। तो देखो कितना क्या वैल्यू आ रहा है इसका, तो जो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की अगर अपन यहां बात करें, जेड स्क्वायर E4 n अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m v स्क्वायर dx dB अपॉन b, ये अपने पास आएगा। लेट मी चेक, हाँ ठीक है। अब यहां अगर अपन बात करें तो पूरे पदार्थ में, ठीक है, पूरे पदार्थ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा चार्ज पार्टिकल, उसको अगर अपन निकालें तो सभी इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसकी अगर अपन यहां बात करें, अतः सभी इलेक्ट्रॉन्स को स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, इसकी अगर अपन यहां बात करें तो कितना जाएगा, जेड स्क्वायर E4 n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m v स्क्वायर dx, और इसका अपन b मिनिमम से b मैक्सिमम तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, 1/b का अपने पास होता है log b। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर E4 n अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m v स्क्वायर dx log e बेस पे हो जाएगा b मैक्सिमम अपॉन b मिनिमम, ये अपने पास रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं जैसे जनरली बात करूं कि एकांक दूरी तय करने में कितनी मतलब ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है, जो अपना आवेशित कण है या आपतित कण है उसके द्वारा, मतलब या ऐसे कह दें कि माध्यम में भारी कणों की ऊर्जा हानि प्रति एकांक लंबाई के लिए अगर अपन यहां बात करें तो कितनी क्या हो जाएगी, अतः यहां इसको मिटा देता हूं मैं।
यहां लिखें अतः एकांक दूरी तय करने में ऊर्जा हानि की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो माइनस डी ई अपॉन डी एक्स, नेगेटिव यहां पर हानि को बता रहा है, ठीक है, लॉस को बता रहा है। तो यहां पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस डी एक्स को नीचे ले जाओ, जेड स्क्वायर ई फोर एन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर लॉग ऑफ बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नंबर दे दो इसको, नया नंबर आ जाएगा शायद, ये 6 नंबर आ जाएगा आई थिंक, जो भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे, अब अपना मेन काम क्या है, इस बी मैक्सिमम का और बी मिनिमम का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे मैंने बताया बी को अपन बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, संघट्ट प्राचल, ठीक है। तो एक तरह से महत्तम हो गया, मतलब मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया, एक हो गया मिनिमम इम्पैक्ट पैरामीटर, महत्तम संघट्ट प्राचल हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखें महत्तम संघट्ट प्राचल, मतलब बी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें, ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये समझना आप पहले। जैसे अपने पास जो प्लस जेड ई ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, यहां पे एक एटम और ये कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो जिसके ऊपर टक्कर हो रही है, जो द्रव्य माध्यम है ना, उसका एटम अपन ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये द्रव्य माध्यम वाला है। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर कब पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अगर अपन यहां बात करें जैसे जो टक्कर की या वेलोसिटी की अगर अपन यहां बात करें, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अपने पास जो डायग्राम था उसमें इलेक्ट्रॉन यहां रेस्ट में था और ये प्लस जेड इस तरह से आ रहा था और ये डिस्टेंस अपने पास थी b, ठीक है, और v वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है। अब यहां देखो, मान लो ये जो यहां से यहां तक अगर इसको पहुंचना है, टक्कर होनी है, तो कितना टाइम लग जाएगा, इसको मैं कह सकता हूं ये जो टाइम कितना हो जाएगा, जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। मैं से कह दूंगा कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो अपने पास b अपॉन वी हो जाएगा, अपनी जनरल अगर अपन बात करें। तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई होगी कि मतलब अगर ये टाइम, मतलब ये टाइम कौन सा टाइम है, ये टाइम वो टाइम है जब चार्ज पार्टिकल आवेशित कण इलेक्ट्रॉन को संवेग ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यू चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये टाइम जो होगा इसके टाइम से क्या हो, इसके आवर्तकाल से कम हो, तभी हो पाएगा। जैसे यहाँ पे इसका आवर्तकाल अगर अपन बात करें टाइम पीरियड की, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, अपन जैसे इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, आवर्तकाल कह दो, चाहे 1/f फ्रीक्वेंसी कह दो, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाए, ये b/v के बराबर हो गई ना, तब अपन क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई इस केस में ये कोलिजन पॉसिबल हो जाएगी, या इस केस में संवेग का स्थानांतरण कर देगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। या यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, v/f, ठीक है। अगर मान लो मैं बात करूं b का वैल्यू सपोज इस v/f से ज्यादा हो गया, मान लो कि ये जेड ई आया और इसका आवर्तकाल काफी ज्यादा है, टाइम पीरियड काफी ज्यादा है, मतलब ये यहां तक ही पहुंचा, ठीक है, तो ये ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। इसको ट्रांसफर करने के लिए इसको क्रॉस करना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर ये वाला केस आता है तो इस केस में कोई मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होगा, नो मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड, अपनी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरल अपने पास तो रिजल्ट क्या आया कि जो b की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी हो सकती है, v/f हो सकती है, जहाँ पे f क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक में जो चक्कर लगा रहा है उसकी आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास b मैक्सिमम आ गया। अब नेक्स्ट अपने पास आता है b मिनिमम का वैल्यू। तो जो b मिनिमम है ना, b मिनिमम अपन फाइंड आउट करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, अनिश्चितता सिद्धांत से,
ठीक है। तो सेकंड अपने पास है न्यूनतम, ठीक है, संगत प्राचल। बी मिनिमम, इसका वैल्यू अपन फाइंड आउट करें तो इसका वैल्यू अपन करेंगे अनिश्चितता सिद्धांत से, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा, आप इसको नोट कर लो, इसको ऊपर लिखूंगा मैं, हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे सेकंड नंबर बी मिनिमम की। तो फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अपन बात करें तो क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स लगभग एच के बराबर होता है, प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो अब कितना मोमेंटम, जैसे ट्रांसफर की अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें जो मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है वी गया, मतलब वी प्लस वी, एक तरह से अपन इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एक्स है इसको तो अपन मान लेंगे बी मिनिमम, और मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा अपने पास 2v इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ से जो b मिनिमम हुआ कितना हो जाएगा h अपॉन 2mv, ये अपने पास b मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन इक्वेशन नंबर अब 6 देखें तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 क्या थी अपने पास, माइनस डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई फोर एन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर लॉग ऑफ बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम। बी मैक्सिमम का वैल्यू अपने पास कितना आया था, वी अपॉन एफ, और बी मिनिमम एच अपॉन 2m v, ठीक है। तो इसको अगर अपन फर्दर सोल्व करते हैं तो माइनस डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ई फोर एन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम बी स्क्वायर लॉग ऑफ 2m v स्क्वायर अपॉन एच एफ। ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं बोर फॉर्मूला, बोर सूत्र, ठीक है। ये अपने पास आ गया बोर फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर इसको नंबर लगा दो आप 7। यहां पे आप ये से कह सकते हो कि जो डी ई अपॉन डी एक्स जो राशि होती है ना, ठीक है, उसको माध्यम की निरोधी शक्ति भी कहते हैं, स्टॉपिंग पावर भी कहते हैं, स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम। निरोधी शक्ति, ठीक है। और जो अपने पास एच एफ होता है, ठीक है, एच एफ कहलाता है इलेक्ट्रॉन की औसत उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है, या नाभिक की बंधन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की औसत उत्तेजन ऊर्जा या फिर नाभिक के साथ बंधन ऊर्जा, ये अपने पास था बोर फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक बात और देखें कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अभी वो कंसिडर नहीं किया अपने कि जिस माध्यम में आया है, ठीक है, अब मान लो उस माध्यम का जैसे एटॉमिक नंबर, अगर अपन परमाणु क्रमांक की बात करें Z1 मान ले, अपन ये मान के चले कि जो माध्यम है कि यदि
माध्यम का, अगर अपन परमाणु क्रमांक की बात करें Z1 है, ठीक है, और अपन ये मान के, अब ऑब्वियसली जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अपन ये मान के चलें, अब जैसे यहाँ पे जो n आ रहा है अपने पास, ये n क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे भी अपन पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात करेंगे। अपन ये मान के चल रहे हैं जो कैपिटल N है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तथा माध्यम में कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास तो टोटल ऊर्जा हानि प्रति एकांक लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः कुल ऊर्जा हानि प्रति एकांक लंबाई की बात करें तो इस केस में जो अपने पास स्मॉल n का वैल्यू है कितना जाएगा, कैपिटल N इंटू Z1, ये अपने पास वैल्यू हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 7 में जब अपन पुट करेंगे तो अपने पास माइनस DE अपॉन DX इज इक्वल्स टू Z² E4 N Z1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m v² log ऑफ 2m v² अपॉन HF, ये अपने पास आ जाएगा टोटल ऊर्जा हानि, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट कर लो, ये अपने पास कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। अब इसमें क्या था कि कुछ रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी हुए थे, ठीक है, जो बेथे और ब्लोच के द्वारा किए गए थे, तो इसको भी अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।